नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। तो जैसा कि अभी तक इतिहास का टॉपिक जो चल रहा था तो काफ़ी समय से गैप भी हो गया है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इतिहास में। जो आपका कुषाण वंश समाप्त हो चुका है, उसके बाद हम लोग चलेंगे गुप्त वंश में चलेंगे। और गुप्त वंश जो है, इसका जो लगभग जो समय माना जाता है स्टार्टिंग 240 एडी के लगभग माना जाता है। और कई किताबें में आपको 275 भी मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ से आपको टाइम का उतना खास महत्व नहीं है, यहाँ पे टाइम पूछा नहीं जाता है। लगभग जो है ये क्या कहते हैं, तीसरी शताब्दी से क्या है गुप्त वंश का आरंभ माना जाता है। अब हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले कुषाण वंश, और कुषाण वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा होता है वो कनिष्क होता है, जिसने 78 ईस्वी में शक संवत को आरंभ किया है। अब उसके बाद जो है कुषाण वंश जो है ये लगभग समाप्त हो जाता है, इसका कोई इतिहास नहीं मिलता है। और फिर धीरे धीरे इसके बाद स्टार्ट हो जाता है गुप्त वंश। और गुप्त वंश के बारे में जो है जानकारी प्राप्त होती है कि कई इतिहासकार ये मानते हैं कि इनके जो शासक होते हैं शूद्र होते हैं, और कई शासक ये मानते हैं कि इनके जो शासक होते हैं वो वैश्य जाति के होते हैं, और कुछ लोग इसको क्या है, इसको राजपूत वंश भी मानते हैं। फिलहाल अधिकांश जो इतिहासकार हैं ये गुप्त वंश को मानते हैं वैश्य जात के मानते हैं। किस जात के? वैश्य जात के मानते हैं। अब ये गुप्त वंश की जानकारी जो है ये हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं गुप्त वंश के ऐतिहासिक स्रोत। जो ऐतिहासिक स्रोत है हम लोग देखेंगे, कोई भी इतिहास में है तो सबसे पहले उसका जो स्रोत होता है वो साहित्यिक स्रोत होता है। तो यहाँ पे हम जो जानकारी प्राप्त होती है, तो इसकी जो पहली जो क्या कहते हैं जानकारी, ये हम लोग पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत। फिर दूसरी कंडीशन क्या होगी, पुरातात्विक। और तीसरा क्या है, विदेशी स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में हम लोगों को देखना क्या है, जो अलग अलग उस समय के राइटर हुए हैं तो उन लोगों ने कुछ किताबें लिखी, और उन्हीं किताबों में जो है गुप्त वंश के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे एक पुस्तक है आपकी देवी चंद्रगुप्तम, और एक आपकी है मुद्रा राक्षस। और ये दोनों किताबें जो किसकी हैं, विशाख दत्त की। बहुत पूछा जाता है पेपर में कि देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस जो है ये किताबें किसकी हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, विशाख दत्त। तो देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस ये किताबें आपकी किसकी हैं, ये विशाख दत्त की हैं। इसके बाद हम देखेंगे मृच्छकटिकम। तो ये जो किताब है ये शूद्रक की है। किसकी है? शूद्रक की है। और इनसे भी क्या है, गुप्त वंश की जानकारी हमको प्राप्त होती है। इनके अलावा जितनी भी कालिदास की रचनाएं हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूतम है, विक्रमोर्वशीयम है, और क्या कहते हैं ऋतु संहार है, तो इन सभी किताबों से ये किसकी हैं, सब ये कालिदास की है। तो इन किताबों से भी गुप्त वंश की जानकारी हमको प्राप्त होती है। एक किताब है कामसूत्र, और ये किताब जो है वात्स्यायन की है। किसकी है? वात्स्यायन की है। तो इन किताबों के माध्यम से जो है हम लोगों को गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती हैं, और ये सब क्या है, इसके साहित्य के स्रोत हैं। तो दोनों किताब देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस, इनके राइटर हैं विशाख दत्त। और मृच्छकटिकम के राइटर कौन है, ये आपके शूद्रक हैं। और कालिदास की जितनी भी रचनाएं हैं वो भी क्या है, ये साहित्यिक स्रोत हैं गुप्त वंश की जानकारी के लिए। आगे क्या है, कामसूत्र। तो कामसूत्र भी किसकी रचना है, वात्स्यायन की है। इस किताब से भी गुप्त वंश की जानकारी हमको प्राप्त होती है। आगे हम लोग देखेंगे पुरातात्विक स्रोत। इसमें क्या क्या है, तो इसमें मुख्य रूप से आपका है प्रयाग प्रशस्ति। क्या है आपका, प्रयाग प्रशस्ति। और इसी प्रशस्ति में हर्षेय ने समुद्रगुप्त की विजय गाथाओं का वर्णन किया है, जिसको अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एरण का अभिलेख। तो गुप्त वंश के एक राजा होते हैं भानुगुप्त, और इनका एक अभिलेख है एरण अभिलेख। और इसी अभिलेख से सती प्रथा का जो है पहली बार जो है साक्ष्य मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है, मोहरों पर लिखे लेख से जानकारी मिलती है। और जूनागढ़ जो अभिलेख है, इस अभिलेख से भी क्या है, ये गुप्त वंश की जानकारी हमको प्राप्त होती है। अब हम लोग देखेंगे यात्रा विवरण में क्या है। तो यात्रा विवरण में मुख्य रूप से आपका जो फाहियान है और हेनसांग।
तो इनके द्वारा जो क्या कहते हैं यात्रा विवरण के बारे में बताया गया है, इसके बारे में, गुप्त वंश के बारे में। और फिर इसके बाद क्या आता है, हर्षण वंश, क्या कहते हैं, वर्धन वंश आता है। तो इन सभी वंशों के बारे में जानकारी हमको विदेशी स्रोत है, और मुख्य रूप से कौन कौन है, फाहियान है और हिंसांग है। फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया है, और हिंसांग जो है वर्धन वंश के एक सम्राट होते हैं हर्षवर्धन, उनके समय में कौन आते हैं, हिंसांग आते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं गुप्त वंश में, स्टेप बाय स्टेप जितने भी राजा होते हैं उनके बारे में स्टार्ट करेंगे। तो गुप्त वंश में जो पहले राजा होते हैं श्रीगुप्त होते हैं, इनका जो समय है 240 ईस्वी से माना जाता है। कुछ किताबों में आपको 275 भी मिलेगा। तो यहाँ आपको ये देखना है कि 240 ईस्वी से लेके 280 तक कौन है, ये श्रीगुप्त हैं। और क्या कहते हैं, ये क्या माने जाते हैं, ये संस्थापक माने जाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि गुप्त वंश के जो संस्थापक हैं ये कौन है, ये श्रीगुप्त हैं, और इनका जो समय क्या है 240 से 280। तो इनके जो उत्तराधिकारी हैं घटोत्कच हैं, और क्या कहते हैं, इनका कोई इतिहास नहीं मिलता। तो घटोत्कच का कोई इतिहास जो है इसमें आपसे क्या कहते हैं पेपर में ना पूछा जाता है, और ना ये इसका कोई इतिहास कहीं पे मिलता है। फिर इसके बाद आज चंद्रगुप्त प्रथम। अब चंद्रगुप्त प्रथम से देखेंगे, इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक। क्वेश्चन पूछेगा कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो आपका आंसर होगा श्रीगुप्त होंगे। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन होगा, तो वास्तविक जो संस्थापक हैं ये चंद्रगुप्त प्रथम होंगे। और क्या कहते हैं, इन्होंने गुप्त संवत चलाया। कौन सा संवत चलाया है, गुप्त संवत चलाया। कब चलाया है, 319 एडी में। ये 2 पॉइंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि गुप्त संवत जो है किसने चलाया है, ये चलाया गया है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, और यही क्या है, वास्तविक संस्थापक। एक क्वेश्चन और देखिएगा यहाँ से, इन्होंने महाराज धीराज, महाराज धीराज, तो गुप्त वंश के जो राजा होते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, तो इन्होंने महाराज धीराज की उपाधि को धारण किया है। ये क्वेश्चन कई पेपर पूछा जा चुका है कि गुप्त वंश के किस राजा ने महाराज धीराज की उपाधि को धारण किया है। तो आपका आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त प्रथम। एक क्वेश्चन इनसे और बनेगा कि चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी का नाम है वो लिच्छवी जो राजकुमारी है, कौन है, लिच्छवी जो राजकुमारी, लिच्छवी ये राजकुमारी, ये जो है क्या कहते हैं, ये चंद्रगुप्त प्रथम की क्या है, ये पत्नी है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, वास्तविक संस्थापक, तो आपके कौन होंगे, प्रथम होंगे। और क्या कहते हैं, इन्होंने गुप्त संवत चलाया है कब, 319 ईस्वी में चलाया है, और इन्होंने महाराज धीराज की उपाधि को धारण किया है। और एक क्वेश्चन है कि लिच्छवी राजकुमारी से इन्होंने क्या है, इन्होंने शादी की है। तो ये 4 क्वेश्चन बन गए आपके चंद्रगुप्त प्रथम से। और इसके बाद आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी है ये समुद्रगुप्त हुआ। और समुद्रगुप्त से हम लोग देखेंगे कि इनसे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। और इनके अलावा और भी देखेंगे कि समुद्रगुप्त के बाद राजा कौन बनता है, रामगुप्त, और फिर बनते हैं आपके चंद्रगुप्त द्वितीय बनते हैं। तो समुद्रगुप्त के जो उत्तराधिकारी होते हैं ये रामगुप्त होते हैं। फिर इनके बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं। फिर इसके बाद आते हैं कुमारगुप्त प्रथम आते हैं। फिर आपके स्कंदगुप्त आते हैं। तो यहाँ तक आपके मेजर आपके जो हैं यहाँ पे राजा हैं। और यहाँ से जो आपके पूर्वगुप्त हैं, नरसिंहगुप्त, बलादित्य हैं, कुमारगुप्त द्वितीय हैं, बुधगुप्त हैं, भानुगुप्त हैं, वायन्य हैं, कुमारगुप्त थर्ड हैं, और विष्णुगुप्त। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत ही रेयरली केस में केवल भानुगुप्त से आपको याद आता है कि सती प्रथा का उल्लेख जो है, सती प्रथा का जो उल्लेख सबसे पहले जो है कहाँ मिलता है, एरण के अभिलेख में। कहाँ मिलता है, एरण का अभिलेख। जो एरण का अभिलेख है ये किसका अभिलेख है, तो ये गुप्त वंश के राजा होते हैं, भानुगुप्त होते हैं। और इसी अभिलेख में सबसे पहले जो है सती प्रथा का उल्लेख है ये किया गया है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ये आपको याद रखना है कि अंतिम कौन है, तो अंतिम है आपके विष्णुगुप्त है। कौन है आपके, विष्णुगुप्त है। तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं बनते हैं। तो मेन जो पॉइंट आपके बनते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम हो गए, 4 पॉइंट आपके ये हो गए।
वास्तविक संस्थापक हैं। गुप्त संवत है कब चलाया है? 319। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कनिष्क ने शक संवत चलाया है और चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया है, इन दोनों के बीच में कितने वर्षों का अंतर है? तो आपको याद रखना है 241 वर्ष। कितना? 241 वर्ष का अंतर है शक संवत और विक्रम संवत के बीच में, ये अंतर है ना। आगे हम लोग देखेंगे कि इन्होंने क्या महाराज धीराज की क्या उपाधि धारण की है और इन्होंने क्या किया है? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। किससे किया है? कुमार देवी से क्या है? विवाह किया। अब इसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त आते हैं और समुद्रगुप्त से जो है इनसे बहुत सारे क्वेश्चन क्या है ये पूछे जाते हैं। तो इनका जो समय है ये 335 एडी से लेकर 375 एडी तक है ना। 335 ईस्वी से लेके 375 ईस्वी तक है। और समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो एक इतिहासकार है, उनका नाम है विसेंट स्मिथ। विसेंट स्मिथ। तो एक इतिहासकार हैं विसेंट स्मिथ। तो विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या कहा है? ये कहा गया है इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कांच। तो अगर आपसे पूछे कि समुद्रगुप्त का जो वास्तविक नाम क्या था, तो वास्तविक जो नाम था वो आपका था कांच। क्वेश्चन पूछेगा कि समुद्रगुप्त का जो वास्तविक नाम क्या था? ये कांच रहा है। और इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किसने कहा है? विसेंट स्मिथ ने कहा। किसने कहा? विसेंट स्मिथ ने कहा। आगे हम देखेंगे अजातशत्रु। समुद्रगुप्त को अजातशत्रु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसका ये रीजन है, ये 2 पॉइंट आपके लिखे हुए हैं, दिग्विजयी और धर्मविजयी। तो समुद्रगुप्त ने उत्तर में 9 राजा को और दक्षिण में 12 राजा को पराजित किया। उत्तर में 9 राजा को और दक्षिण में क्या है? 12 राजाओं को पराजित किया गया है। और उत्तर में इन्हें कहा गया दिग्विजयी और दक्षिण में कहा गया इन्हें धर्म विजयी। और इन दोनों को कंबाइंड करके बता दिया गया है कि इन्हें अजातशत्रु कहा गया है। और अजातशत्रु जो है इसका अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु ना हो। तो अजातशत्रु जो है किसका नाम है? ये समुद्रगुप्त की उपाधि दी गई। इन्होंने पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि धारण की। क्वेश्चन आएगा गुप्त वंश के किस राजा ने पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि धारण की है? तो आपका आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त होगा। इन्होंने कविराज की उपाधि भी धारण की। कविराज की उपाधि, और कविराज की उपाधि धारण करने का ये अर्थ था कि गुप्त वंश में सर्वाधिक सोने के सिक्के, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं सोने के सिक्के हैं, तो सबसे शुद्ध जो सोने के सिक्के कुषाण वंश में चले हैं। लेकिन सर्वाधिक जो है सोने के सिक्के ये गुप्त वंश में चले हैं। यहाँ अनेक प्रकार के सोने के सिक्के चले हैं और उनमें से एक सोने का सिक्का ऐसा था जिसमें समुद्रगुप्त को वीणा वादन करते हुए दिखाया गया। वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। यही कारण है कि समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की। तो आपका आंसर क्या होगा? कविराज की उपाधि किसने धारण की है? तो समुद्रगुप्त ने धारण की है। कारण क्या है कि जो सोने के सिक्के हैं तो उनमें से एक सोने के सिक्के में जो है इसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, इसलिए इसे कविराज कहा गया है। जो समुद्रगुप्त है ये विष्णु का उपासक होता है। किसका होता है? विष्णु का उपासक होता है। और इसकी जो पत्नी का नाम क्या था? दत्त देवी। तो समुद्रगुप्त की जो पत्नी का नाम क्या होता है? दत्त देवी होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि समुद्रगुप्त ने अनेक प्रकार की सोने की मुद्राओं के प्रकार है जितने भी हैं ये सब सोने के सिक्के हैं। पहला आपका गरुड़ प्रकार है, फिर धनुर्धारी है, फिर परस प्रकार है, अश्वमेध प्रकार है, व्याग्रहण प्रकार है, फिर वीणा वादन प्रकार। और यही जो आपके वीणा वादन प्रकार है इसी के कारण समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? कविराज कहा गया है। तो ये आपके हो गए सोने के सिक्के। और इन सभी सोने के सिक्कों में सबसे ज्यादा जो प्रचलित सिक्का था वो गरुड़ प्रकार था। क्वेश्चन पूछेगा किस प्रकार का जो सिक्का है समुद्रगुप्त के शासनकाल में सबसे ज्यादा प्रचलित रहा है? तो वो आपका होगा गरुड़ प्रकार का। आगे हम देखेंगे इन्होंने अश्वमेध पराक्रम की उपाधि को धारण किया।
अश्वमेध पराक्रम की उपाधि को धारण किया। कारण है कि कई स्रोतों से ये जानकारी प्राप्त होती है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ जो करवाए हैं और इसी के कारण क्या है, इसने अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की। इस व्यक्ति ने जो है विक्रमांक की उपाधि धारण की। तो अश्वमेध पराक्रम और विक्रमांक की जो उपाधि है ये भी समुद्रगुप्त ने धारण की है। आगे हम देखेंगे वसुबंधु। तो वसुबंधु जो है एक बौद्ध भिक्षु होते हैं। वसुबंधु जो है ये बौद्ध भिक्षु होते हैं और इनको जो है अपने दरबार में हमेशा के लिए बुला लेते हैं। कौन? समुद्रगुप्त। तो इससे ये जानकारी मिलती है कि जो समुद्रगुप्त है ये भगवान विष्णु का उपासक होने के साथ साथ अन्य धर्मों का भी क्या है, ये सम्मान और आदर करने वाला होता है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि बौद्ध भिक्षु जो वसुबंधु हैं, इनको संरक्षण किसने दिया है? तो इनको जो संरक्षण दिया गया है ये समुद्रगुप्त के द्वारा दिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे हरिसेन। तो हरिसेन जो होता है इसका दरबारी कवि होता है। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि होता है और इसी व्यक्ति ने, हरिसेन ने क्या किया है कि समुद्रगुप्त की विजय गाथाओं का जो वर्णन है ये प्रयाग प्रशस्ति में किया है। किसमें किया है? प्रयाग प्रशस्ति में किया है। तो आपको याद रखना है कि समुद्रगुप्त की विजय गाथाओं का जो वर्णन है ये प्रयाग प्रशस्ति में किसने किया है? हरिसेन ने किया है। और प्रयाग जो प्रशस्ति है इसे क्या कहते हैं, प्रारंभ में कौशाम्बी में अशोक ने स्थापित किया था और बाद में फिर जो मुगल वंश के राजा होते हैं अकबर, उनके शासन काल में है ये जहांगीर के द्वारा इलाहाबाद में क्या है, ये लाया गया। तो अगर आपसे पूछें कि प्रयाग प्रशस्ति में कितने राजाओं का मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है तो आपका आंसर क्या होगा? इसमें सबसे पहले अशोक का नाम मिलता है, फिर आपका समुद्रगुप्त का नाम मिलता है, समुद्रगुप्त, और फिर आपका नाम मिलेगा अकबर का नाम मिलेगा, अकबर, फिर आपका जहांगीर का नाम मिलेगा, जहांगीर, और फिर आपका बीरबल का नाम मिलेगा, बीरबल का नाम मिलेगा। तो अशोक का नाम इसमें मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में, और समुद्रगुप्त का नाम मिलता है, अकबर का मिलता है और जहांगीर का मिलता है। तो 1 2 3 4 और 5 राजाओं का नाम मिलता है किसमें? प्रयाग प्रशस्ति में। लेकिन जो मुख्य रूप से इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा समुद्रगुप्त से पूछा जाता है कि जो प्रयाग प्रशस्ति है इसमें समुद्रगुप्त की विजय गाथाओं का वर्णन, विजय गाथाओं का वर्णन जो है किसने किया है? तो हरिसेन ने किया है। हरिसेन कौन होता है? ये दरबारी कवि होता है। कौन होता है? ये दरबारी कवि होता है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है कि प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने क्या किया है? समुद्रगुप्त की विजय गाथाओं का वर्णन किया गया है और हरिसेन जो है ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि होता है। अब जो प्रयाग प्रशस्ति है इसमें समुद्रगुप्त के अलावा अशोक का नाम मिलता है, अकबर का नाम मिलता है, जहांगीर का नाम मिलता है और बीरबल का। तो इसको जो स्थापित कौशाम्बी में किया जाता है प्रारंभ में, फिर अकबर के शासन काल में इसे कहाँ पे? इलाहाबाद में लाया जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो दिग्विजय तो अभी हम पढ़ ही चुके हैं, धर्मविजय पढ़ चुके हैं कि उत्तर में क्या है, इसने 9 राजाओं को हराया और दक्षिण में क्या, इसने 12 राजाओं को हराया। तो इसलिए इसे उत्तर में दिग्विजयी कहा गया है और दक्षिण में क्या कहा गया? धर्म विजयी कहा गया है। और ओवरऑल इसे क्या कहा गया है? अजात शत्रु कहा गया है, जिसका कोई शत्रु ना हो। मेघवर्ण ये होते हैं श्रीलंका के राजा। क्या होते हैं? श्रीलंका के राजा होते हैं और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। किस धर्म के? बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। तो श्रीलंका के राजा मेघवर्ण ने समुद्रगुप्त से जो बिहार में एक स्थान है गया, तो वहाँ पे बौद्ध विहार जो है या फिर बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी, जिसमें से क्या होता है कि समुद्रगुप्त इन्हें अनुमति दे देते हैं और गया में क्या है? बौद्ध विहार या बौद्ध मठ बनाने की अनुमति श्रीलंका के राजा मेघवर्ण को मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि गुप्त वंश की स्टार्टिंग कैसे होती है और अभी तक हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं? समुद्रगुप्त के बारे में। और कल हम जो मुख्य रूप से कहाँ पढ़ेंगे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन जो है सबसे महत्वपूर्ण बनते हैं और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ बनते हैं। तो मुख्य रूप से जैसे ये आपके हो गए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे जैसे हम देखेंगे विंसेंट स्मिथ है, इन्होंने क्या कहा? भारत को नेपोलियन कहा। और पृथ्वी प्रथम वीर है, अजातशत्रु है, कांच है, ये कविराज भी आपको याद रखना है।
हर्षियन क्या होता है, दरबारी कवि होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको देखना है और देखने के बाद आपको नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि बिना नोट्स के अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा है, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएँगे। जय हिंद, जय भारत।